नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह राठौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और एक बहुत अच्छी खबर है आपके लिए कि आज से हमारी एक नई सीरीज शुरू हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपके हर एक एग्जाम में कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक हमेशा होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो ये सीरीज सिर्फ उन टॉपिक्स के लिए, हम लोग पॉलिटी शुरू नहीं कर रहे हैं, हम हिस्ट्री भी शुरू नहीं कर रहे हैं, हम ज्योग्राफी भी शुरू नहीं कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स भी शुरू नहीं कर रहे हैं। हम इन सब का मिक्सचर शुरू कर रहे हैं। जो टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं उन सब टॉपिक से रिलेटेड मैं आपके सामने कुछ चीजें डिस्कस किया करूंगा। डेली इस सीरीज में आपको एक वीडियो मिलता रहेगा, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बंगाल के बारे में, कि जब अंग्रेज बंगाल आए थे तो उन्होंने बंगाल को कैसे कॉन्कर करा। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, हम देखने वाले हैं ब्लैक हॉल इंसिडेंट 1756 में जो हुआ, फिर प्लासी का युद्ध देखेंगे 1757 का, बक्सर का युद्ध देखेंगे 1764 का, इलाहाबाद की संधि देखेंगे 1765 की, और बंगाल में द्विवेदी शासन की शुरुआत और उसका अंत, ये भी हम लोग देखने वाले हैं आज के वीडियो के अंदर। तो इनकी कुछ खास बातें हैं वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और देखो, अंग्रेज और उनकी बंगाल विजय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बंगाल की हम बात करें उससे पहले हमें थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब, भाई भारत में तो डच भी आए थे, पोर्तुगीज भी आए थे और फ्रेंच भी आए थे, डेनिश भी आए थे, सबकी ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी। अंग्रेजों वाली का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, शॉर्ट में बोल देते हैं, वैसे ओरिजिनल नाम ये रहा, पूरा नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। पूर्वी भारत की बात कर रहे हैं। भारत का ये ईस्ट इंडीज है ना, इसका मतलब सिर्फ आज के भारत से नहीं है, भारत और उसके आसपास के, एक तरह से भारत जो प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर इंडिया है, उस पूरे को इंक्लूड करता था ये। इस पूरे के ट्रेडिंग राइट जो है इनको मिल गए। अब कंपनी कब बनी भाई? 1600 ईस्वी में बनी है कंपनी। कंपनी को परमिशन किसने दी? महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी, उन्होंने इसको परमिशन दी थी 15 सालों के लिए। बाद में ये जो लिमिट है, इस लिमिट को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो ये छोटा मोटा इसके बारे में था। और जो हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, इसकी जो पहली फैक्ट्री है वो लगी है मसूलीपट्टनम में, जिसको व्यापारिक कोठी आप कह सकते हो। ये पूर्वी तट के ऊपर हमारी पहली मसूलीपट्टनम में लगने वाली अंग्रेजों की फैक्ट्री थी, याद रखना आपको। ठीक है, बाद में सूरत में भी लगेगी। ठीक है, चलो, तो ये एक छोटा सा डेटा था पहले के बारे में। ज्यादा डिटेल में कभी और जब इस टॉपिक को उठाएंगे तब पढ़ेंगे, क्योंकि हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो बंगाल के बारे में है, तो हम बंगाल को ज्यादा फोकस करने वाले हैं। चलो जी, देखो, आप सबको पता है कि मुगल एम्पायर जो है टूटना शुरू करेगा 1707 के बाद में, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी। तो औरंगजेब के रहते ही 1700 में, 1700 के अंदर, ये जो अंकल है मुर्शिद कुली खान, इनको बंगाल का दीवान बनाया गया। नवाब नहीं बने हैं, दीवान बने। ठीक है, इनको दीवान बनाया गया। लेकिन 1707 में हम सबको पता है कि भाई औरंगजेब की होने वाली है डेथ, तो औरंगजेब के मरने के बाद मुगल एम्पायर हो जाएगा कमजोर और बंगाल खुद को आजाद एक तरह से कर लेगा। ठीक है, मतलब रहेगा तो दिल्ली की बादशाहत के कंट्रोल में ही, लेकिन काफी हद तक बहुत पावरफुल हो जाने वाला है। और इस पावर का फायदा उठाएंगे ये भाई साहब, और ये खुद को 1722 के आसपास, 24 के आसपास जाके बोलेंगे कि मैं ही नवाब हूं बंगाल का। एक तरह से खुद को स्वतंत्र कर लिया। समझ में आया आपको? 1727 में इनकी डेथ हो जाएगी। डेथ होने के बाद इनका जो दामाद है, जिसका नाम है शुजा, ये अगला नवाब बनेगा। ठीक है, ये जो नवाब है ना, अंग्रेज बोलते थे नैबॉब, क्योंकि इनसे नवाब बोला नहीं जाता था। हालांकि आज भी भारत में बहुत अंग्रेज पाए जाते हैं, काले अंग्रेज, जो आज भी नवाब को नैबॉब बोलते हैं, तो ये लोग बोलते थे नैबॉब साहब। तो ये रहेंगे 1727 से 1739। फिर कुछ टाइम के लिए एक आदमी और आएगा, और उसके बाद में मेन रूलर की बात कर रहे हैं हम, अलीवर्दी खान जो है अगला नवाब बनेगा। ये 1740 से 1756 तक रहेगा। और फाइनली यहां से प्रॉब्लम शुरू होगी। अलीवर्दी खान के क्या है ना, कि कोई पुत्र नहीं था, सिर्फ बेटियां थी। और अलीवर्दी खान ने अपने सबसे छोटी बेटी का जो बेटा था सिराजुद्दौला, इससे नवाब घोषित कर दिया। अब जैसे ही सिराजुद्दौला को नवाब घोषित किया,
बाकी जितनी भी बेटियां थी और उनके बेटे थे सब चिढ़ गए, पूरा परिवार चिढ़ गया कि सबसे छोटी बेटी के बेटे को राजा बनाने की कहाँ जरूरत थी, हम लोग क्या मर गए थे। ये सब बातें होने लगी और यहां से गद्दारी जो है ना, एक तरह से जो राज परिवार है वो ही आपस में एक दूसरे से मनमुटाव शुरू हो गए। समझ में आया? तो ये जो इनका जो रूल है वो 1756 से 57 तक रहेगा। यहां तक आप यूं कह सकते हो, ऐसा नहीं है इसके बाद अगला नवाब नहीं आएगा, अगला नवाब तो आने वाला है मीर जाफर, लेकिन यहां तक नवाब स्वतंत्र थे। अगला नवाब कठपुतली है, किसकी उंगलियों पे नाचेगा? अंग्रेजों की उंगलियों पे। ठीक है, तो ये तो कालक्रम है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, अब चलते हैं हम हमारे मेन इवेंट्स के ऊपर। देखो, अली वर्दी खान की डेथ हो गई है और सिराजुद्दौला को नवाब बना दिया गया है। मौके का फायदा उठाया, राज परिवार आपस में लड़ रहा है और चीजें हैं, तो मौके का फायदा उठाएगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी? नाफरमानी शुरू कर देगी सिराजुद्दौला की, और सिराजुद्दौला इतना मैच्योर भी नहीं है, प्लस बेचारे को हेल्प करने वाला कोई बचा ही नहीं है, तो बार बार इनके बीच में डिस्प्यूट हो रहे हैं। फाइनली सिराजुद्दौला परेशान हो जाएगा और कासिम बाजार पे हमला बोल देगा। ठीक है, कासिम बाजार कलकत्ता के पास में, यहां हमला बोलेगा और अगला पड़ाव डालेगा फोर्ट विलियम पर। ठीक है, ये रहा फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम के ऊपर पड़ाव डालेगा 1756 में। 20 जून 1756 की बात है, 20 जून 1756 में फोर्ट विलियम पे पड़ाव डालेगा और इसको अपने कब्जे में कर लेगा। अब यहां जितने भी लोग थे, मारकाट मची, बहुत सारे अंग्रेज यहां से भागे, कुछ को पकड़ लिया गया। कितने पकड़ लिए? 146 अंग्रेज पकड़ लेंगे और इन 146 अंग्रेजों को पकड़ के एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। साइज बहुत ही छोटी सी, 5 बाई 6 मीटर इतनी सी एक छोटा कमरा, और उस कमरे में 146 अंग्रेजों को ठूस दिया जाएगा। सुबह उनमें से सिर्फ 23 बचेंगे, सिर्फ 23 बचे। और ये बात हमें कैसे पता? इन्हीं में से एक बंदा था हॉलवेल, आगे चल के गवर्नर बनेगा। उसने अपनी डायरी में लिखा कि ऐसा ऐसा किया इन्होंने हमारे साथ, सिराजुद्दौला ने बिल्कुल ठीक किया था, ये इसी लायक थे। तो ये 23 लोग ही बचे। ये जो घटना हुई थी, इस घटना को बोला जाता है ब्लैक हॉल इंसिडेंट। ठीक है, बचे हुए लोग भाग के चले गए फुल्टा द्वीप पे। तो अगर कोई पूछे फुल्टा द्वीप कहाँ है, तो कलकत्ता के पास। ठीक है, या आज के बंगाल में बता सकते हो आप फुल्टा द्वीप। तो ये घटना हो गई हमारी ब्लैक हॉल घटना। अब अंग्रेज यहां से गुस्सा हुए, और अंग्रेजों के साथ क्या था कि फ्रांसीसियों को अभी अभी हराया था उन्होंने कर्नाटक युद्ध में। एक तरह से अपनी विजय का तो उनको दिख रही थी कि भाई हम ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, फ्रेंच आर्मी को हरा दिया है और कोई टक्कर में था नहीं, इसीलिए नवाब के अगेंस्ट जा रहे थे। अब जब ये घटना हुई ब्लैक हॉल इंसिडेंट वाली, अब उन्होंने अपने जो भाई बंधु थे जो मद्रास में बैठे थे, आज का चेन्नई, वहां बैठे थे, उनको खबर करी कि भाई हमारी हेल्प के लिए आओ। अब वहां से आर्मी रवाना हुई, इन्होंने फिर से फोर्ट विलियम पे कब्जा किया और ये सब किया, और फाइनली एक लड़ाई होती है जिसका नाम है प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। कब हुई? 23 जून 1757 को। कौन कौन थे आमने सामने? एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान किसके हाथों में थी? रॉबर्ट क्लाइव का नाम आपने सुना होगा, रॉबर्ट क्लाइव। सामने था नवाब। नवाब कौन है? सिराजुद्दौला। तो सिराज जो है वो नवाब था। 50,000 की आर्मी थी भाई, नवाब साहब की 50,000, भारतीयों की 50,000 की आर्मी थी, और इधर अंग्रेज लगभग 3,000। बस फिर भी हम हार गए। कैसे? एक सेनापति हुआ करता था इनका, जिनका नाम था मीर जाफर। ये दिख रहा है? इनको क्या किया? रॉबर्ट क्लाइव ने लालच दिया कि अगर तू सेना से सरेंडर करवा देता है युद्ध के मैदान में, सिराजुद्दौला की तरफ से ना लड़े, तो सिराजुद्दौला को तो अपन निपटा देंगे और तुझे अगला नवाब बना दिया जाएगा। इन्होंने ऐसा ही किया। सिराजुद्दौला पूरा समझ गया मैदान में कि मेरे साथ कोई है ही नहीं, और मैदान से बच निकला, पटना की तरफ भागा, और आगे बाद में मीर जाफर के बेटे ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। इस तरीके से अगला नवाब बना मीर जाफर। किसकी मदद से? अंग्रेजों की मदद से। तो जब अंग्रेजों की मदद से बना, तो अंग्रेजों को तो खुश करना ही था। तो अंग्रेजों को खुश करने के लिए एक तो 17.5 लाख रुपए का हर्जाना दिया गया। आज नहीं, 1757 में 17.5 लाख रुपए दिए गए। और उस टाइम पे बंगाल इतना प्रॉस्परस था कि मैं आपको बताऊं, एशिया से यूरोप जितना भी ट्रेड होता था उसका 60% हिस्सा अकेला बंगाल बेचता था। अकेला बंगाल 60% ट्रेड में हिस्सेदार था, एशिया से जितना भी हो रहा था। तो आप समझ सकते हो उस समय का अमेरिका था एक तरह से बंगाल। तो हर कोई बंगाल में आना चाहता था। 17.5 लाख रुपए वॉर कंपनसेशन मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को, युद्ध हर्जाना। और
मीर जाफर बना ही इनकी कृपा से है, तो उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिल्कुल फ्री ट्रेड दे दिया, इनको मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। अंग्रेजों के तो मजे हो गए, खुद फ्री में व्यापार कर रहे थे और भारतीय व्यापारों को हर चीज में टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध बार बार पूछा जाता है। यहां से एक तरह आप कह सकते हो कि एक तरह से अंग्रेज जो है वो अब स्टैब्लिश होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि नवाब जो है उनकी कठपुतली बन गया है। ठीक है, चलो अगले इंसिडेंट पे चलते हैं। अब जैसे ही मीर जाफर बनेगा, मीर जाफर से परेशान हो जाने वाला है, मतलब फंड है नहीं, मीर जाफर परेशान हो जाएगा अंग्रेजों को पैसे देते देते। फाइनली मीर जाफर को हटाया जाएगा और मीर कासिम, जो कि मीर जाफर का दामाद है, इसे राजा बना दिया जाएगा। मतलब राजा का मतलब है नवाब बना दिया जाएगा। अब मीर कासिम जो है ना थोड़ा चालाक आदमी था। मीर कासिम बन तो गया राजा, बनते ही इसने क्या किया, अब इसको समझ में आ गया कि अंग्रेज जो है ना इनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा है, आए दिन पैसे मांगते रहते हैं। ठीक है, जबकि टैक्स वगैरह तो इनको फ्री कर ही रखा है, खुद का ट्रेड भी करते हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इसने सबसे पहला काम तो किया कि अपनी जो राजधानी थी उसे मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर दिया, फोर्ट विलियम से थोड़ा दूर ले गया, ताकि एक सेफ डिस्टेंस पे ही अपनी राजधानी को ले जा सके। तो सबसे पहला काम किया, राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर की तरफ ये शिफ्ट कर दिया इसने। अब इसको लगा कि यार अंग्रेज जो है ना बहुत सर चढ़ गए, इनको जब से फ्री ट्रेड के बारे में मिला है। अब इसने क्या बोला, ये बहुत सही काम किया था इन्होंने उस टाइम, कि भाई भारतीय व्यापारी जो है उनको भी बोला कि आप भी फ्री ट्रेड के लिए, आप भी फ्री ट्रेड करो, इन्हें भी मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। और जब ऐसा हुआ तो अंग्रेज परेशान हो गए कि भाई इनको क्यों, हमारा तो पूरा का पूरा बिजनेस चौपट कर दोगे ऐसे तुम, है ना। तो अंग्रेजों ने अपोज किया और 1763 की बात है, अलग अलग जगह पे युद्ध हुए अंग्रेजों से, मुर्शिदाबाद में भी हुआ था। तो अलग अलग जगह युद्ध हुए और हर जगह मीर कासिम हारा। हार के यहां से भागा अवध, अवध के नवाब जो थे शुजा उद दौला, उससे जाके संधि करी। वहां से गया दिल्ली, दिल्ली का बादशाह जो उस टाइम पे हुआ करता था शाह आलम सेकंड, उससे भी दोस्ती करी और बोला कि क्यों ना अपन लोग मिल के इनको यहां से भगा देते हैं, अदरवाइज ये लोग फैलने वाले हैं कोरोना की तरह। ठीक है, तो एक संधि करके आ गया और उस संधि का ही परिणाम था 1764 का बक्सर का युद्ध। ठीक है, ये तीनों मिलके लड़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी से बक्सर के मैदान में, ताकि उन्हें हरा सके। तो हम चलते हैं बक्सर के युद्ध की तरफ। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक तरफ, दूसरी तरफ था नवाब। अभी आपको इतना ध्यान रखना है, बक्सर के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव नहीं था, हेक्टर मुनरो था ईस्ट इंडिया कंपनी को जो लीड कर रहा था, उसका नाम था हेक्टर मुनरो। और दूसरी तरफ नवाब था ही। नवाब कौन, एक तो बंगाल का नवाब मीर कासिम, दूसरा अवध का नवाब शुजा उद दौला, और तीसरा दिल्ली का बादशाह शाह आलम सेकंड। ये तीनों ने कंबाइंड आर्मी बनाई, एक बड़ी आर्मी लेके बक्सर के मैदान में आए। और हुआ ये कि ये युद्ध भी अंग्रेज जीत गए। जीतने के बाद सब यहां से भागे और एक संधि हुई। संधि के लिए फिर से बुलाया गया किसको, रॉबर्ट क्लाइव को, क्योंकि ये एक नंबर का भ्रष्ट भी था और चालाक भी था। जो ईमानदार होता है वो चालाक तो हो नहीं सकता, तो क्लाइव एक नंबर का भ्रष्ट था, चालाक था। आगे जाके ये सुसाइड भी करेगा क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे। बहुत पैसा छापा इसने भारत से, तो रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया। अब इसने इलाहाबाद की संधि करी। अवध के नवाब के साथ क्या किया, इन्होंने बोला कि इलाहाबाद जाएगा आपके हाथ से, ठीक है। और दिल्ली के बादशाह को एक जगह हुआ करती थी कारा, कहा कि ये जो कारा है ये दिल्ली को मिल जाएगा, ठीक है, आपके हाथ से कंट्रोल जाएगा। बनारस की जो जमींदारी है वो भी आपको बलवंत सिंह को देनी पड़ेगी। एक छोटा जमींदार हुआ करता था बलवंत सिंह, ऑब्वियसली फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ आ गया होगा, है ना। बलवंत सिंह को जमींदारी दिलाई, एक तरह से स्वतंत्र ऑटोनॉमी दिला दी बलवंत सिंह को, जमींदार बन गए फुल्ली। अवध का कोई कंट्रोल नहीं था। तो अवध के साथ ये हुआ और बोला कि आपने युद्ध में भाग लिया था, वो हर्जाना तो अलग है ही है, 50 लाख रुपए हर्जाना दो युद्ध का, हमारे खर्चा हो गया इतना सारा युद्ध के अंदर। सोचो आप, इतनी बड़ी रकम ये उस समय ऐंठ रहे थे। आज भी 50 लाख की बहुत वैल्यू है भाई। ये उस टाइम पे वॉर कंपनसेशन के रूप में इतने रुपए लेते थे। फिर अगली ट्रीटी हुई दिल्ली के राजा के साथ, इलाहाबाद की संधि में ही दोनों चीजें हैं। अब दिल्ली का राजा भले ही वहां हारा हो, लेकिन अभी भी उसकी स्थिति जो है ना ठीक ठाक थी। अगर अंग्रेज सीधे आके लड़ते तो दबते, तो इसीलिए उन्होंने कारा इनके कंट्रोल में दिलवा दिया। और इनसे डायरेक्टली तो कोई नहीं किया ऐसा कुछ, इनको ये बोला कि आप हमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार दो। दीवानी अधिकार का मतलब टैक्स हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है।
बदले में हम आपको हर साल 26 लाख रुपए देंगे, ये इनको बोला। जबरदस्ती नहीं ले सकते थे क्योंकि अभी भी दिल्ली के बादशाह की ठीक ठाक हालत तो थी, ऐसा नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारी पड़ जाती, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पता था ये बात, तो उन्होंने बोला 26 लाख रुपए देंगे, हमें दीवानी अधिकार चाहिए पूरा का पूरा। दीवानी अधिकार समझते हो आप, टैक्स कलेक्ट हम करेंगे। ओके, अब ये सब हो गया। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि बंगाल में 2 तरह का शासन लगाओ आप। अब कठपुतली मीर जाफर को बिठा दिया गया फिर से, मीर कासिम तो हट ही गया रास्ते से, और कहा कि दीवानी अधिकार तो हमारे पास रहेंगे, मतलब टैक्स हम कलेक्ट करेंगे और कानून आप बनाओगे। आप मतलब नवाब बनाएगा, निजामत अधिकार मतलब जो नवाब के पास रहेंगे, कानून बनाने का अधिकार। और इसमें भी उन्होंने बड़ी चालाकी करी, उन्होंने एक नायब नवाब मतलब एक डेप्यूटी नवाब बना दिया, उन्होंने एक नायब सूबेदार का पद बनाया जिसका भी रोल होगा इसके अंदर। तो कानून भी ये अपनी पसंद के बनवाने लगे। अब आप सोच के देखो एक बार कि कानून बना रहा है नवाब। अब मान लो नवाब ने बोला कल से सबको 7 रुपए टैक्स देना पड़ेगा पर मंथ, सपोज करो ऐसा। कलेक्ट करने कौन जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी जाएगी भाई, क्योंकि दीवानी अधिकार इनके पास है। अब ये कलेक्ट करने गए और क्या बोलेंगे, हम तो किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं? नवाब साहब के। आपके नवाब ने आदेश दिया हमें 7 रुपए लेके आने को, तो हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम तो मजबूरी है हमारी, है ना। तो मतलब कलेक्ट ये लोग कर रहे हैं और बदनाम हो रहा है भारत का ही आदमी, भारत का ही नवाब। धीरे धीरे बंगाल के लोग भी खुश नहीं थे। जब अंग्रेज आए थे और उन्होंने नवाब को हराया था तो वो खुश हुए थे कि चलो ठीक है नवाब हार गया, और अभी तक वहां के लोगों ने कोई विद्रोह या कुछ भी बिल्कुल भी अपोज नहीं किया, क्योंकि उनके दिमाग में था कि भैया नवाब ऐसे कानून बना रहा है बेकार वाले, तो निजामत अधिकार इनके पास रखे और दीवानी अधिकार खुद के पास रख लिए। और यहीं से शुरुआत हुई बंगाल में द्वैध शासन की। एक तरह से ड्यूअल गवर्नमेंट हो गई ना, टैक्स कोई और कलेक्ट कर रहा है, कानून कोई और बना रहा है। थोड़े दिन तो ये चलेगा, है ना। अपनी कठपुतली राजाओं को बिठाते जाएंगे, नवाब को बिठाते जाएंगे। फाइनली 1772 में इनको लगा कि बिल्कुल राइट टाइम है, वॉरेन हेस्टिंग्स आएगा और बोलेगा ये जो द्वैध शासन चल रहा था इसको हम खत्म करते हैं, आज से निजामत अधिकार भी हम ही बनाएंगे। अब नवाब ऑलरेडी बदनाम तो हो ही चुका था, तो नवाब को बोला भाई तेरे पास एक ही ऑप्शन है, वैसे तो 2 दिए होंगे कि या तो हमसे वॉर कर ले, लड़ाई कर ले। नवाब को अच्छे से पता था लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कठपुतली है वो, कोई उसका साथ देने वाला है नहीं। दूसरा ऑप्शन उसको दिया कि भैया यहां से चलो, आपको बदले में हर साल क्या मिल जाएगी, एक पेंशन मिल जाएगी, उस पेंशन के पैसे से अपने बच्चों को इंग्लैंड पढ़ाना, और एक कॉलोनियल हैंगओवर जो है ना हम तुम्हारे अंदर भी चढ़ा देने वाले हैं। तो पेंशन मिल गई नवाब को, और ये नवाब आगे तक कंटिन्यू रहेंगे, इनको पेंशन मिलती रहेगी हर साल, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने द्वैध शासन जो है खत्म कर दिया 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और 1773 से नया अंग्रेजों का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की भी बात करेंगे और हर 20 साल बाद आने वाले चार्टर एक्ट की भी बात करेंगे, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की भी बात करेंगे, क्योंकि वो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद में अलग अलग आपको जो वेरियस टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट वाले, वो मैं आपके साथ धीरे धीरे एक एक करके लाता जाऊंगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, ये सब आपको अच्छे से पता है, तो अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। जल्दी ही मिलते हैं अगले एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।